नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को कवर किया जाएगा जो कि है नई कविता। अब नई कविता हिंदी साहित्य जगत में, जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं जो कि आदिकाल से शुरू होता है, और आदिकाल दूसरा आता है मध्यकाल, जो दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसका पहला जो सोपान है वो भक्ति काल कहलाता है, दूसरा सोपान रीति काल कहलाता है। फिर तीसरा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत ही नई कविता जो आंदोलन है वो आता है, जिसमें आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग की बात होती है, फिर द्विवेदी युग की बात होती है, उसके पश्चात छायावाद की, फिर प्रगतिवाद की और फिर प्रयोगवाद की सन 1943 से। इसके पश्चात हमारा नई कविता का जो काव्य आंदोलन है या नई कविता का जो युग है वो शुरू हो जाता है सन 1953 से। सन 1953 से लेकर सन 1960 तक, या कह लीजिए अभी तक भी नई कविता की जो प्रवृत्तियां रही हैं, विशेषताएं रही हैं, उनमें काव्य सृजन हो रहा है। लेकिन अभी का जो काव्य है उसको साठोत्तरी या फिर समकालीन कविता के अंदर रखना विद्वान या आलोचक ज्यादा सटीक ठहराते हैं। तो इस स्तर पर 1953 से लेकर 1960 तक, यानी इन 7 वर्षों का जो समय काल रहा है जिसमें काव्य सृजन हुआ है, उसको हम नई कविता के अंतर्गत पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य जगत की बात करें तो आज कुछ प्रश्नों के माध्यम से नीचे, जो कि मैंने लिखित रूप में लिख दिए हैं, ताकि आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर लें, क्योंकि इनसे अतिरिक्त कोई भी प्रश्न नई कविता से पूछा ही नहीं जाता है। क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को जब कवर कर लेते हैं तो आपका पूरी नई कविता, नया काव्य आंदोलन जो है, नई कविता का काव्य आंदोलन, वो पूरा कवर अप हो जाता है और इससे बाहर प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सारा जो पोर्शन है नई कविता का, जितना भी कंटेंट है, वो सारा आपको इन टॉपिक्स के भीतर कवर अप मैं करवा दूंगी। तो पहला प्रश्न बन सकता है उद्भव और विकास पर, वो भी मैं आज चर्चा करूंगी। दूसरा बन सकता है इसकी प्रवृत्तियों पर, या फिर कह लीजिए इसकी विशेषताओं पर। तीसरा बन सकता है इसके भाव पक्ष या फिर कला पक्ष पर। इनके अलावा कोई प्रश्न इससे नहीं पूछा जाएगा। घुमा फिराकर शब्दों का हेर फेर करके प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन उसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय जाए किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फिर से एक बार नमस्कार, मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है नई कविता। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ एक परिचय की बात कर लेते हैं, जो कि हालांकि मैंने दे दिया है, लेकिन लिखित रूप में इसको देख लेते हैं। लिखा गया है कि नई कविता का आशय, यानी नई कविता से क्या तात्पर्य है। तो नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात, यानी 1947 के बाद, जाहिर सी बात है, लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और शिल्प विधानों का अन्वेषण यानी कि खोज की गई। तो आगे बढ़े तो लिखा है नई कविता के उदय पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं कि नई कविता का उदय आखिर कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले प्रयोगवादी काव्य आंदोलन चल रहा था, तो एकदम से ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसी क्या विशेषताएं जो नई कविता में अलग हैं किससे, प्रयोगवादी काव्य आंदोलन से, वो नई कविता के उदय का कारण बनती हैं। किसी भी काव्य आंदोलन के उदय का कारण वही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो उससे पहले चल रही परिपाटी में या काव्य आंदोलन में संग्रहित नहीं होती हैं। तो नई कविता मूलतः सन 1953 ईस्वी में नए पत्ते के प्रकाशन के साथ विकसित हुई और जगदीश गुप्त तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में प्रकाशित होने वाले संकलन नई कविता, जिसका प्रकाशन सन 1954 में हुआ था, जहां से नई कविता का नया काव्य आंदोलन का जो शुभारंभ है मान लिया जाता है, में सर्वप्रथम अपने समस्त प्रतिमानों के साथ प्रकाश में आई। तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार नई कविता का युग नई कविता एवं नई पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के बाद प्रारंभ होता है। इन पत्रिकाओं ने नई कविता के स्वरूप, स्पष्टीकरण और विकास की दिशा में विशेष भूमिका निभाई। आगे लिखा है, यद्यपि सन 1954 के आसपास कवि और आलोचक प्रयोगवाद तथा नई कविता में कोई मौलिक अंतर नहीं मानते थे। लक्ष्मीकांत वर्मा ने सन 1954 में सन 1954 का जो जुलाई का माह था,
उस मतलब उनकी एक पत्रिका थी, तो जुलाई अंक में नई कविता के नामकरण प्रयोगवाद के पर्याय के रूप में करते हैं, किंतु धीरे धीरे नई कविता अपना नया रूप ग्रहण करती गई और प्रयोगवाद से भिन्न हो गई। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उद्भव पे आपको चर्चा करनी है तो ये जो मूलभूत बिंदु बन जाते हैं इन पर आपको जिक्र करना ही होगा अपने उत्तर में, तभी आपका उत्तर जो है बाकियों से बेहतर और अलग बनता है। अब नई कविता के उदय के कारणों पर बात करूं तो क्यों? क्योंकि अभी तक इसके उद्भव या फिर उदय पर एक जो मूलभूत जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी है। तो नई कविता के उदय के 3 जो है मूलभूत या फिर प्रमुख कारण है, जिनको बारी बारी से देख लेते हैं। तो नई कविता के उदय का पहला कारण है, लिखा है कि सर्वप्रथम कारण क्या है? प्रयोगवाद की आलोचना से बचने का प्रयत्न नई कविता काव्य आंदोलन बना। जीवनगत एवं काव्यगत मूल्यों के प्रति आस्था रखने वाले कवि प्रयोगवाद से अपने आप को दूर रखना चाहते थे, जिसके चलते नई कविता एक नए काव्य आंदोलन का उदय होता है। दूसरा प्रमुख कारण बनता है नई कविता के उदय का, वो है इस नामकरण का दूसरा कारण क्या था? पूर्ववर्ती कवियों में यानी पहले के जो कवि थे, पूर्ववर्ती कवियों से विषय वस्तु और शैली की भिन्नता के द्योतन का प्रयत्न। नई कविता का कवि न तो प्राचीन कवियों के समान अपने आप को किसी वर्ग विशेष अथवा जीवन के पक्ष विशेष से संबद्ध रखता है, यानी न तो पुरानी चली आ रही परिपाटी से स्वयं को बांध देता है, और न वह प्रयोगवादी कवियों की भांति भाषा के नितांत वैयक्तिक प्रयोग, अतिशय प्रयोगशीलता आदि साग्रह ग्रहण करने वाले कवियों की पंक्ति में ही खड़ा होना चाहता है। यानी नई कविता का जो कवि है वो ना तो पूर्ण रूप से प्राचीनता से जुड़ा हुआ है और ना ही नवीनता की होड़ में इतना आगे बढ़ गया है कि प्राचीनता को बिल्कुल छोड़ ही दे। वो दोनों के भी बीच एक संतुलन कायम करके चलना चाह रहा है, चल रहा है। ये अंतर है नई कविता के कवि और प्रयोगवाद के कवियों में। तीसरा प्रमुख कारण बनता है नई कविता या फिर नई कविता जो काव्य आंदोलन है उसके उदय का, वो है नई कविता नामकरण का तीसरा कारण समसामयिक यानी उस समय चल रही प्रवृत्ति विशेष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की इच्छा थी, जिससे हम दुनिया की दौड़ में पीछे न रह जाएं। सन 1920 के लगभग देश और विदेश में भी समसामयिक कविता को नई कविता कहने का रिवाज चल पड़ा था, जो एक कारण बनता है हिंदी साहित्य जगत में नई कविता काव्य आंदोलन के उदय का। तो ये 3 प्रमुख कारण बन जाते हैं नई कविता काव्य आंदोलन के उदय के। अब नई कविता के कुछ प्रमुख कवि हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इसमें पहला नाम आता है डॉक्टर जगदीश गुप्त का, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। दूसरा नाम आता है मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तीसरा नाम आता है भवानी प्रसाद मिश्र का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। और चौथा नाम आता है डॉक्टर धर्मवीर भारती का, इनकी गुनाहों का देवता आप सबने सुनी अवश्य होगी। चौथा नाम आता है नरेश मेहता का। पांचवा नाम आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगला नाम आता है लक्ष्मीकांत वर्मा का और अगला नाम आता है विजय देव नारायण शाही का। अंतिम नाम आता है, या फिर कह लीजिए इनके बाद भी कई कवि हैं लेकिन जो मुख्य रूप से आ सकते हैं वो यहाँ पर चर्चा मैंने कर ली है, श्रीकांत वर्मा इत्यादि कवि इस काव्य आंदोलन में नई कविता काव्य आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ूं तो बात कर लेती हूँ अब नई कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष पर। भाव पक्ष और कला पक्ष पर चर्चा मैं करूंगी बिंदुबद्ध तरीके से, प्रवृत्तियों यानी विशेषताएं बताती हुई। अब वो विशेषताएं जो है वही इसकी प्रवृत्तियां भी हो जाएंगी। भाव पक्ष के अंतर्गत भाव पक्षीय विशेषताएं बताई जाएंगी और कला पक्ष के अंतर्गत शिल्पगत या फिर कला पक्षीय विशेषताओं पर, प्रवृत्तियों पर बारी बारी से चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाव पक्षीय विशेषताओं पर या फिर भाव पक्षीय प्रवृत्तियों पर, जिनमें पहली महत्वपूर्ण और सबसे अलग जो विशेषता है जो नई कविता को नई कविता बनाती है यानी बाकी काव्य आंदोलनों से अलग बनाती, वो है लघु मानव की या लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा नई कविता के कवियों ने की है। तो लघु मानव नई कविता का एक नया शोध है। लघु मानव की सोचनीय अभिव्यक्ति पर व्यग्र होकर लक्ष्मीकांत वर्मा ने लघु मानव की लघुता को व्यापक महत्ता के संदर्भों से जोड़ा है। लक्ष्मीकांत वर्मा लघु मानव के लघु परिवेश और लघु सीमा को पंसत्वहीन और निष्क्रिय मानते हैं। लघु मानव के स्वरूप की प्रतिष्ठा कवि के स्वरों में
अवलोकनीय है। नीचे एक उदाहरण दिया गया है, लिखा है, और तब मेरी अपनी लघु स्थिति में यह सब कुछ है जो ऋतु है, पावन है, शुभ है, किंतु वह भी है, गौरव है, गलित, विभत्स, कुरूप, अपरूप है। तो इस तरह की पंक्तियां अगर आप चाहें याद करने की आपकी क्षमता है तो आप अवश्य याद करके लिख कर आवे। दूसरे विशेषता या फिर दूसरी प्रवृत्ति की ओर बढ़े तो दूसरी प्रवृत्ति है आस्था और विश्वास के स्वर नई कविता में दिखाई देते हैं। लिखा गया है कि आस्था नई कविता की आधार भूमि है। द्वितीय सप्तक के कवियों में आस्था और विश्वास के स्वर तीव्रता से झंकृत होते हैं। आधुनिक बिखराव और अनास्था पर विजय पाने के स्वर निम्न पंक्तियों में दृष्टव्य हो जाते हैं, जिनको आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं पढ़ देती हूँ। लिखा है, मनुज चल सके इसलिए तो अंधकार में सूर्य चल रहा, जहां गया मनुपुत्र नदी में, नदी ने जल पहुंचाया, रत्न भरा धरा ने मानव को, शत शत हीरों से लादा, मनुज चला तो सृष्टि चली, अन्यथा पूर्व थी प्रकृति मात्र। आगे बढ़ूं तो अगली विशेषता बनती है, जो कि चाहे तो आप लघु मानवतावाद की जब चर्चा करें तो उसके अंतर्गत ही इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग से चर्चा की है, वो है मानवतावाद। मानवतावाद यानी कि एक जो भाव होता है, एक संवेदना से जुड़ा हुआ ये शब्द, उस पर लघु मानवतावाद या फिर कह लीजिए उस पर जो नई कविता काव्य आंदोलन है वो काफी प्रकाश डालता चलता है, काफी उससे जुड़ा हुआ चलता है, उसको साथ लेकर चलता है। तो नई कविता की मूल प्रेरणा मानव है, इसकी संवेदना मानव मात्र तक व्याप्त है। वर्ग संघर्ष एवं शोषण के युग में मानव के प्रति अपार सम्मान जागृत करना नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। नई कविता में मानव मात्र के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण जगाता हुआ कवि कहता है, क्या कहता है? कहता है जीवन है कुछ इतना विराट, इतना व्यापक, उसमें है सबके लिए जगह, सबका महत्व, यानी सबके महत्व की बात की गई है। नई कविता की जो मतलब काव्य सृजन हो रहा था नई कविता काव्य आंदोलन के अंतर्गत, उसमें सबको साथ लेकर चलने की बात की गई है। आगे बढ़ूं तो एक तरीके से कह लीजिए वासुदेवम कुटुंबकम वाला जो सूत्र है उसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। अगली विशेषता बनती है आधुनिक भावबोध। इसके संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि नई कविता आधुनिक भावबोध या फिर आधुनिक बोध की कविता है। जिसको आधुनिकता का बोध नहीं, वह नई कविता को भली प्रकार समझ नहीं सकता है, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। इनका कथन महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस नवीन भावबोध को स्पष्ट करते हुए कविवर सुमित्रानंदन पंत जी कहते हुए हैं, क्या कहते हैं, इसको भी आप एज इट इज नोट डाउन कर लिए क्योंकि मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया है। कहते हैं कि नई कविता ने मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पालने से बलपूर्वक उठाकर जीवन समुद्र की उताल तरंगों में पैंग भरने के लिए छोड़ दिया है, जहां वह अंतर्वेदन से मुक्त होकर सामाजिक व्यथा के अनुभवों से परिपक्व बन सके। उसमें छायावादी स्वप्नों के कुहासे को चीरकर नवीन वास्तविकता के मुख को पहचानने का प्रयत्न किया है। तो सुमित्रानंदन पंत जी का यह जो कथन है ये महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों? क्योंकि सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं और हिंदी साहित्य जगत में इनका कितना महत्व है ये बात आप सबसे अछूती नहीं है, तो आप इस कथन को नजरअंदाज नहीं करिए। आगे बढ़ूं तो इस संदर्भ में आप एक उदाहरण भी दे सकते हैं कीर्ति चौधरी का, जो कि तार सप्तक की एक कवित्री भी रही हैं। जाने किस क्षण कौन आ जाए, खुली हुई फिजा में कोई गीत की लहर आए। कीर्ति चौधरी की ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं। आगे बढ़ूं तो अगली विशेषता बन जाती है नई कविता की, वो है क्षणवाद, यानी क्षण क्षण की जो महत्ता है उस पर चर्चा करती है नई कविता। लिखा गया है कि नई कविता समय की इकाई क्षण को पूरी गरिमा से स्वीकार करती है, यानी प्रत्येक क्षण का महत्व है, उसको छोड़ना नहीं है, मतलब समय को बर्बाद नहीं करना, ऐसा नई कविता में कहा गया है। जीवन के प्रत्येक क्षण में कोई ना कोई अनुभूति जगती है, क्षण में जीने और लक्षण को स्वीकार करने में ही उसका जीवन है। क्षण की महत्ता के प्रति आज का कवि कितना सजग है ये इस उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ूं तो अगली प्रवृत्ति बनती है नई कविता के अंतर्गत, वो है प्रकृति चित्रण।
प्रकृति चित्रण की बात करूं तो लिखा गया है कि नई कविता में रंग, स्पर्श, ध्वनि आदि पर आधारित बिंबों के द्वारा प्रकृति के विशिष्ट दृश्यों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ उभारा गया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने नवंबर की दोपहर जो कि एक कविता है डॉक्टर धर्मवीर भारती की, में नवंबर की धूप के सुखद स्पर्श को जॉर्जेट के पल्ले की उपमा द्वारा उपमानित करते हुए लिखा है अपने हल्के फुल्के उड़ते स्पर्शों से मुझको छू जाती है जॉर्जेट के पीले पल्ले सी यह दोपहर नवंबर सी। यहाँ पर आप चाहे तो एक और विशेषता देख सकते हैं, वो है मानवीकरण कर दिया गया है, यानी प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा। छायावादी कवियों की भांति नए कवियों ने प्रकृति पर नारी रूप का आरोप किया है, किंतु दोनों की दृष्टियों में अंतर है। नई कविता में प्रकृति अथवा नारी के प्रति सम्मान भाव का अभाव है। कुंवर नारायण सदा स्नाता नारी का आरोप किस वासनात्मक दृष्टि से ओस न्याही रात पर करते हैं। यहाँ पर वाह वक होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, वाह नहीं होगा वाह होगा। नीचे एक उदाहरण भी इस संदर्भ में दे दिया गया है कुंवर नारायण जी की एक पंक्ति, मतलब एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, एटलीस्ट पढ़ तो लीजिएगा। तो नई कविता ने प्रकृति के माध्यम से जीवन के सत्य को उद्घाटित किया है। इसके लिए वे अनुकूल दृश्यों का चयन करते हैं। कौन? नई कविता के कवि केदारनाथ सिंह ने दोपहरिया का दृश्य अपने बर्दीले दिनों की अभिव्यक्ति के लिए चुना है। और इस संदर्भ में नीचे लिखा भी है कि थक कर ठहर गई दोपहरिया, रुक कर सहम गई चौबाई, प्राण आ गए वर्दीले दिन, बीत गई रातें ठिठुरन की। तो इस तरह की पंक्तियां आप लिखकर आ जाइएगा। आगे बढ़ूं तो आगे बात कर लेते हैं कला पक्षीय विशेषताओं पर। लिखा गया है कि नए भावबोधों एवं नूतन शिल्प प्रयोगों के योग से निर्मित नई कविता अपरिचित और नई प्रतीत होती है। नूतन प्रयोग माध्यमों से पुराने शिल्प बंधनों को तोड़ती हुई नई कविता अपने कथ्य को नए ढंग से व्यक्त करती रही है। अब पहली विशेषता आती है शिल्पगत विशेषता, वो है प्रतीक विधान। तो प्रतीक विधान के अंतर्गत मैंने लिखा है कि नई कविता में नए प्रतीकों एवं परंपरागत व रूढ़ प्रतीकों का भी सृजन हुआ है। नई कविता ने साहित्य के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं सैद्धांतिक आदि सभी प्रकार के प्रतीकों को आधार बनाया है। प्रतीक सौंदर्य का एक उदाहरण नीचे दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। लिखा है कि रात मैंने एक स्वप्न देखा। क्या देखा? रात मैंने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में मैंने देखा कि मेनका, जो कि आप सबको पता है मेनका एक नृत्यिका थी, इसके बारे में आप सबको जानकारी होगी। अस्पताल में नर्स हो गई है, कौन? मेनका। और विश्वामित्र, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, और ऋषि विश्वामित्र जो हैं वो ट्यूशन कर रहे हैं। तो इस तरह के उदाहरणों के माध्यम से, इस तरह के जब आप उदाहरण देंगे तो इसके माध्यम से आप ज़्यादा अंक प्राप्त करने के जो दावेदार बन जाते हैं। तो यहाँ पर प्रतीक विधान एक दिखाई दे रहा है। आप जब पहले की कविताएं पढ़ेंगे, जैसे कि द्विवेदी की कविता पढ़ेंगे, तो उसमें और इसमें काफ़ी अंतर आपको यहाँ पर जब आप ये उदाहरण देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ूँ तो दूसरी जो विशेषता आती वो है बिंब विधान। नई कविता में स्पर्शजन्य अनुभूतियों की संवेदनशीलता चलते फिरते स्पर्शों के बिंबों में ध्वनित होती है। नीचे उदाहरण के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। लिखा गया है कि लिपटा रजाई में मोटे तकिए में, धर कविता की कापी, ठंडक से अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़, मैंने इस जीवन की गली गली नापी। अनुभूतियों से निकट का संबंध होने के रूप बिंब, अनुभव बिंब, विचार बिंब, इंद्रिय बिंब, यानी जो आपकी इंद्रियां हैं उनसे जुड़ा हुआ, मानस बिंब आदि सभी प्रकार के बिंबों का चित्रण नई कविता में किया गया है। अगली विशेषता की ओर बढ़ूं तो वो है छंदों का प्रयोग यहाँ पर भिन्न दिखाई पड़ता है बाकी काव्य आंदोलनों की तुलना में। तो नई कविता में मुक्त छंदों का प्रयोग होता है, जो कि जाहिर सी बात है पहले भी शुरू हो गया था। नया कवि हमेशा भावों की प्रमुखता पर बल देता है और इस कारण उसको तुक का ध्यान नहीं रहता। नए कवियों के अनुसार छंद के अतुकांत होने का कारण यह है कि जिंदगी का टूटा फूटापन अतुकांत कविता में ही व्यक्त
हो सकता है। नीचे उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह के कोई छंदों का प्रयोग नहीं है, कोई तुकांतता नहीं है, यानी कुछ पंक्तियां सीधे सपाट शब्द लिख दिए गए हैं और इसको कविता कह दिया गया है कि आखिर बुरा क्या हुआ, पुराना महल था, डहना था, ढह गया। तो यहाँ पर कोई भी तुकांतता नहीं है, कोई भी लय ताल नहीं है, कोई भी संगीतात्मकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कविता है। क्यों? क्योंकि ये नई कविता के अंतर्गत आती है। उसकी एक विशेषता है कि वहाँ पर कोई तुकांतता नहीं होगी, एकदम मुक्त छंद में कविता कह दी जाएगी। आगे बढ़ूं तो अगली जो शिल्पगत विशेषता आती है वो आती है इसकी भाषा शैली कैसे भिन्न है अन्य काव्य आंदोलनों से। तो नई कविता की भाषा में सहजता का प्रवाह है। ये बातें आप नोट डाउन करिए, क्योंकि जब आप किसी भी कविता का मतलब व्याख्या करेंगे संदर्भ सहित, तब आपको विशेषणीय चीजें बतानी चाहिए। सादगी का सौंदर्य है, नवीन भाव धरातलों को व्यक्त करने की क्षमता और अभिव्यक्ति का संयम प्रभुत मात्रा में विद्यमान है। उसने उत्तराधिकार में प्राप्त खड़ी बोली की भंगिमा को नई अर्थवत्ता दी है। नई कविता में कठोर एवं लोक प्रचलित शब्दों के प्रति बहिष्कार की भावना नहीं है। वह कंकड़, पत्थर और रोड़ जैसे, यानी पत्थर, रोड़े को पत्थर ही कहते हैं, जैसे शब्दों को बड़े सहज भाव से प्रयुक्त करके काव्यात्मक प्रवाह या फिर प्रवाह एवं अभीष्ट अर्थ की सिद्धि का लक्ष्य रखती है नई कविता। प्रभाकर माछवे संदर्भ में लिखते भी हैं, नीचे आप देख सकते हैं, लिखते हैं कि नौन तेल लकड़ी की फिक्र लगे घुन, मकड़ी के जाले से कोल्हू के वैल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे एकदम जन भाषा के शब्दों का प्रयोग दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ूं तो नई कविता ने जीवन बोध एवं सौंदर्य बोध से संबंधित मुहावरों को स्थान दिया है। नीचे उदाहरण एक दिया गया है। नई कविता क्षणजीवी लघु मानवों की कविता है, इसलिए इसकी शैली में वर्णन, विवेचन और उद्बोधन शैलियों का अभाव है। नई कविता की शैली भाव व्यंजना, यानी भावों की जहाँ पर अभिव्यंजना की जाए, और व्यंग्यात्मक है, यानी व्यंग्यों का भी प्रयोग नई कविता में काफी दिखाई देता है। निष्कर्ष तौर पर अगर कहें तो ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन कर दिया है। ये मैं निष्कर्ष इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपकी भी एक आदत लगे। जैसे आप कोई उत्तर लिखते हैं तो उसको वाइंड अप करना आपको आना चाहिए, इसलिए मैं निष्कर्ष लिख के दिखा दिया करती हूँ। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं हो सकती। मतलब मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपके जो डाउट्स थे इस टॉपिक को लेकर, या आप पहली बार भी इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, तब भी आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब एक बार खुद से भी अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, वैसे मैं कहूँगी नोट्स आपको एक बार प्रिपेयर ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि स्वयं के जो हस्तलिखित नोट्स होते हैं उनसे बाद में आपको बहुत मदद मिलती है। तो आप ऐसे रिवीजन समय समय पर करते रहिएगा, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जैसे कि आप नई कविता की जो प्रवृत्तियां हैं और किसी दूसरे युग की प्रवृत्तियां, उसमें आपको अंतर आना चाहिए, तभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद यहाँ से, इस चैनल से आप लोगों की कर पाऊँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने साथियों को इस चैनल से अवश्य जोड़ें, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो एक व्यापक स्तर पर आप सभी लोगों की मदद करना है। क्योंकि जो समस्याएं मैंने अपने समय में फेस की थी वो एटलीस्ट आप ना करें, मेरी हमेशा यही कोशिश इस चैनल से रहती है। और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, और अपनी जो समस्याएं हैं मुझसे वहाँ पर भी साझा कर सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन रहते हैं, आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं, वहाँ पर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, समस्याएं साझा कर सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट या क्वेरी है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मिलती हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने साथियों को चैनल से अवश्य जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।